बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है बुध का। बात करेंगे कल 9 नवंबर कौमी असम्बली का इजलास। 95 मिनट का ये इजलास था जिसमें तहरीक इंसाफ को दो मौके पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त कैसे हुई, क्यों हुई, किस एजेंडे पर हुई, किस बिल पर हुई, और ये भी बात करेंगे कि कल हुकूमती सफ़ों में बेचैनी नजर आई। आखिरी मिनट पर तो कासिम सूरी साहब भी घबराए हुए नजर आए और जो ये हैरान कुन इजलास था उसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अपोजिशन ने इसमें कोई शक नहीं है कि अखलाकी तौर पर कल हुकूमत को शिकस्त दी है, लेकिन हुकूमत को नीचे दिखाने के चक्कर में अपोजिशन ने एक ब्लंडर भी किया है। जो अस्मा कदीर साहिबा का बिल जो है उसकी जो तहरीक थी उसको जो रिजेक्ट किया। मामला यह है कि कल जब इजलास शुरू हुआ, इजलास की कार्रवाई जब आगे बढ़ी, तो आइटम नंबर 5 पर सैयद जावेद हसनैन जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून के सरगोदा से, ये आई थिंक NA 92 से हैं, MNA हैं, उन्होंने एक बिल पेश करने की तहरीक पेश की। उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि आइन के अंदर एक तरमीम की जाए और तरमीम यह की जाए कि जब कोई भी MNA मुंतखब होता है किसी पार्टी के टिकट पर तो अगले 7 साल तक वो उस पार्टी के अलावा किसी और के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ सके। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये मामला ये है कि यहाँ पे उन्होंने तादाद बताई कि बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग काफ में शामिल करवाए गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग 2002 में। फिर उन्होंने कहा कि 2008 में उनमें से 89-90 जो हैं वो दोबारा आ गए जो है वो मुस्लिम लीग नून में, और उन्होंने 140 की बताई थी तादाद जो कि 2002 में गए थे मुस्लिम लीग नून से काफ लीग में और पीपल्स पार्टी से काफ लीग में। तो उनका ये था कि ये तरमीम कर दी जाए ताकि ये लोटक रेसी ख़त्म हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो तहरीक इंसाफ की बारी है, इनके सफ़ों से लोगों ने उड़ के और सफ़ों में जाना है। इस बिल की जो तहरीक थी पेश करने की, उसकी मुखालफत की मलिका बुखारी साहबा ने। मुखालफत की तो ज़ाहिर ज़बानी जो है वो रायशुमारी होती है। तो जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने कहा कि जो इसके हक़ में है वो यस कहें, जो मुखालफत में है वो नो कहें। पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी मुखालफत में जो नो की तादाद है वो ज़्यादा है, रिजेक्ट करने वालों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अपोजिशन ने इसको चैलेंज कर दिया। जब अपोजिशन ने इसको चैलेंज कर दिया तो उन्होंने कहा जी गिनती करें। तो 5 मिनट तक जो है वो गिनती की गई और 34वें मिनट पर जाकर उन्होंने ये ऐलान किया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कि 117 मुखालफत में जो है वो वोट आए हैं और नहीं 117 हमायत में वोट आए हैं और 104 मुखालफत में वोट आए हैं। यानी हुकूमत के वोट 104 थे क्योंकि हुकूमत मुखालफत कर रही थी इस बिल की कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए, और अपोजिशन कहती थी कि ये होना चाहिए, तो उनकी तादाद थी 117। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट मेंबर डे था। ये जो बिल है ये कमेटी में जाके, जैसे अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत के पास, हुकूमत इसको कमेटी में रिजेक्ट करवा सकती है, बाद में नंबर पूरे करके ये जब आए उसको रिजेक्ट करवा सकती है, और हो सकता है जब ये कमेटी में जाए तो खुद अपोजिशन के लोग ही इसकी मुखालफत करें। लेकिन एक इखलाकी जो एक हुकूमत की शिकस्त है वो तो हमें नजर आई। एंड पे जाके बात करेंगे इस पे कि क्यों ये शिकस्त हुई, क्यों तादाद पूरी नहीं थी। लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा कि आज अपोजिशन की इखलाकी तौर पे फतह हुई है, हुकूमत की शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब के नेक कदम जो हैं वो असम्बली में आज लगे हैं, वो रिहाई के बाद आए हैं, तो उनकी वजह से ये शिकस्त हुई है हुकूमत को, और हुकूमत को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आज़रबाईजान का जो वफद मौजूद था उस पर बात की। जो शामी कुरैशी साहब हैं उन्होंने भी आज़रबाईजान की बात की। उसके बाद कादिर मंदोखेल साहब ने अदलिया में जजेस की तैनाती पर बात की। उस हवाले से जो बिल था, जो कानून साजी थी, उस पर बात की। उन्होंने कहा कोई म्यार नहीं है जो जजेस की कर रही है, उस हवाले से भतीजों भांजों को लगा दिया जाता है, अपने अजीज़ों कारब को लगा दिया जाता है। तो उस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि यह बिल कमेटी को भेज दिया जाए। महनाज अकबर अजीज साहबा का जो बिल था उस पर भी हुकूमत ने उनसे इत्तफाक किया। शाजिया मरी साहबा का जो बिल था उस पर भी शीरी मजारी साहबा ने कहा कि कमेटी को भेज दें। अलीगढ़ बलोच का एक बिल बहुत अच्छा था जिसमें उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर एक कानून साजी करके उनको पाबंद किया जाए कि किस हाउसिंग सोसाइटी ने कितने दरख्त लगाने हैं, कहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन सकती हैं, कहाँ पे नहीं बन सकती। ये जो ज़राई रकबा है उसको ख़त्म करके और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही है इस पर उन्होंने बात की। उस पर भी ज़रताज गुल ने उसकी मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, और वो भी उन्होंने कहा कि इसको हम कमेटी में देख लेंगे। माजूर अफराद के हकूक़ का जो बिल है मरियम औरंगज़ेब साहब ने पेश किया, उस पर भी शीरी मजारी साहब ने कहा कि कमेटी को भेज दें। तो इस तरह से आप ये देखें कि जब 34वें मिनट पे हुकूमत को पहली शिकस्त हुई सैयद जावेद हसनैन के बिल के मामले पर, उससे लेके और तकरीबन 83वें मिनट तक जो है वो जितनी चीज़ें दरमियान में आई उन तमाम पे हुकूमत अपोजिशन के जो प्राइवेट मेंबर बिल थे उनसे इत्तफाक करती चली गई। यानी
इस दौरान 34वें मिनट से लेकर 83वें मिनट तक कोई दरमियान में ऐसा मौका नहीं आया कि हुकूमत ने किसी बिल की मुखालफत की हो और वहां पे हुकूमत की तादाद पूरी हुई हो। तादाद तो वही थी जो पहले मौजूद थी। उसके बाद जनाब आ जाए 83वें मिनट पर आइटम नंबर 21 ये पेश किया हुकूमत की जानिब से। अस्मा कदीर हैं पीटीआई की, उनका ये था कि उन्होंने जब तहरीक पेश करने की बात की, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आप इसकी तफसीलात बता दें। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे ख़वातीन को हरासा किया जाता है और उनकी किरदार कुशी की जाती है, उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी सज़ा को, जो ऐसा करने वाले हैं उनकी सज़ा को बढ़ा दिया जाए। तो इस पर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हम मुखालफत नहीं करते। उसके बाद ज़बानी रायशुमारी हुई और उसमें भी जो है वो ज़ाहिर है जो अस्मा कदीर साहिबा के हक़ में थे हुकूमती अरकान और उनके इत्तेहादी वो कम थे, अपोजिशन की आवाज़ ज़्यादा थी। और पहले तो यही तासुर दिया गया कि नहीं हुकूमत की तादाद ज़्यादा है, लेकिन फिर क्योंकि इसको चैलेंज किया गया रायशुमारी को, ज़बानी को, फिर जनाब तादाद गिनी गई। जब तादाद गिनी गई तो 6 मिनट तक तो पहले हुकूमत की गिनती की गई, हुकूमती अरकान की, क्योंकि वो हमायत में थे। हुकूमती सफ़ों में बेचैनी वाज़ेह नज़र आ रही थी। और उसके बाद कुछ 5, 6, 7 मिनट, तकरीबन 90 मिनट पर जाकर और फिर कहा गया कि जी अब इसकी जो मुखालफत में उनको गिना गया। तो नजर आ गया कि अपोजिशन की तादाद ज्यादा है, हुकूमत की तादाद कम है। तो उस पर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि क्योंकि इसकी मुखालफत में वोट ज्यादा हैं और हमायत में कम है, इसलिए इस बिल को पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। और साथ ही उन्होंने कहा कि इजलास जो है वो 10 नवंबर यानी आज दिन 11 बजे तक मुलतवी किया जाता है। तो ये हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा। अली मोहम्मद खान साहब ने कोई वजाहत भी की, लेकिन वो वजाहत इसलिए कोई ज्यादा काबिल कबूल नहीं है कि हुकूमत को बहरहाल तादाद पूरी रखनी चाहिए थी। हम देख रहे हैं मुसलसल कोरम जो है वो पूरा नहीं होता। ऐवान को खुद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बशमूल हुकूमती पार्टी के एक बेवकूफ़ करके रख दिया है। कोई चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती। कश्मीर के इशू पे हम देखते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट एक नज़र नहीं आती, कौमी इशूज़ के ऊपर पार्लियामेंट एक नज़र नहीं आती। सियासत होती है, तनकीद बराए तनकीद होती है, कोई अच्छी बात नहीं होती, कोई अवामी इशूज़ की बात नहीं होती। अवाम के टैक्स पे चलने वाला ये ऐवान अवामी इशूज़ को डिस्कस नहीं करता। अपोजिशन हुकूमत की जानिब से बाज़ लोग ये कहते हैं क्योंकि अपोजिशन का जो इजलास था, अपोजिशन के लोग पूरे थे, हमारा वो उस तरह से पूरे नहीं थे। लेकिन इसमें हुकूमत की नाकामी है, ये कोई वजाहत नहीं जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ज़रूर इसके ऊपर नोटिस लेंगे और जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, उनकी भी बहरहाल नाकामी। और मैं ये समझता हूँ कि आमिर डोगर साहब के से बड़ा ये मामला है। इसलिए ये बड़ा मामला है कि हम ये देखते हैं कि दो तरह के तहरीक इंसाफ में लोग हैं। एक हैं जो कि पीटीआई के नजरियाती लोग हैं, उससे बड़ी तादाद में अब विनिंग हार्सेस हैं, ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं जिनको लाया गया कि अगर आपने सीटें जीतनी हैं तो आपको उनको शामिल करना पड़ेगा। अब जो तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग हैं वो इस वक्त अवाम में जाना भी शुरू हो गए हैं। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, महंगाई है, टफ सिचुएशन है, लेकिन वो अवाम को जाके फेस कर रहे हैं, वो अवाम के सामने जा रहे हैं। लेकिन जो हैं विनिंग हार्सेस, जो हैं ओल्ड पॉलिटिकल फैमिली से, वो अवाम में इस हद तक तो शायद जा रहे हैं कि वो लोगों से मिल मिला रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे। अपने हलकों में जाकर वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। उनको खुद अभी समझ नहीं आ रही कि अगला इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ना है या किसी और जमात के टिकट पर लड़ना है। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, इसलिए वो हलकों में तो एक्टिव हैं, हलकों में तो वो जाते हैं, हलकों में वो जाके अवाम से राब्ता भी बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने ज़ाहिर है जीतना होता है और वही जीतता है। ये ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहा हूँ जो हल्के के अंदर जो है वो तल्लुक बहाल रखते हैं। कई ऐसे हैं MNAs बड़ी तादाद में जो आज़ाद भी लड़के जीत जाते हैं, यानी उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, बजाय इसके कि वो पार्टी का टिकट लें। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी की अहमियत भी होती है। इस वक्त उन्होंने राब्ता बढ़ा तो दिया है, लेकिन क्योंकि उनको भी ये नहीं पता कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ना है या नहीं लड़ना, इसलिए वो कोई ज़्यादा दिलचस्पी कौमी असम्बली में नहीं लेते, पार्लियामान में नहीं लेते। और एक वजह यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी नहीं आते। ज़ाहिर है एक माहौल भी पार्लियामेंट में वो नहीं बन पाता। वज़ीर-ए-आज़म बात करने लगते हैं, अपोजिशन बात नहीं करने देती, अपोजिशन वाले अपनी तकरीरें करके वॉकआउट कर जाते हैं, इधर वालों की बात नहीं सुनी जाती। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और अब आ जाते हैं इस बात पर कि जो अस्मा कदीर साहिबा का जो बिल था उसको जो अपोजिशन ने जो है वो मुस्तरद किया, उसके मुखालिफ वोट दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अपोजिशन एक्सपोज भी हुई है क्योंकि ये बिल था ख़वातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ। अब ये वो अपोजिशन है जो औरत मार्च वालों के साथ खड़ी होती है, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों के साथ खड़ी होती है, जो बिलावल साहब जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, गो के नाजिम जोखियों के कत्ल ने एक्सपोज करके रख दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो बड़े इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं। और ये औरत मार्च वाले और वालियां और ये लिबरल्स का तबका बिलावल को बड़ा ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनाकर पेश करता है। लेकिन हमने देखा कि नाजिम जोखियों के मामले में ना तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ना ये लिबरल्स
खूनी लिबरल्स उस तरह से इंटरनेशनल इदारों को अटैक कर रहे हैं, ना ये बैशिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, ना ये बिलावल को उस तरह से निशाना बना रहे हैं जैसे ये पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाते हैं। तो ये जो बिल इन्होंने मुस्तरद किया है इस्मा कदीर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम ये इनका दौरा मेयार तो हमें नजर आता है। एक तरफ ये औरत मार्च वाले और वालियां जो हैं ये बात करते हैं कि औरत के हकूक की बात करते हैं, औरत को हिरासत करने वाली, यहां पे तो इन खवातीन एंकर्स को झूठी खबर के ऊपर इनको रिबटल दे दिया जाए, डॉक्टर असलान खालिद दे दे, अजहर मिशवानी दे दे, कोई और दे दे, कहते हैं हैरेसमेंट हो गई है। दूसरी तरफ जो है एक तरफ औरत हकूक की बात करती हैं, औरत को हिरासत करने वालों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, दूसरी तरफ अपोजिशन ने देखें रिजेक्ट कर दिया वो बिल। दूसरी बात, ये वही औरत मार्च वाले और वालियां हैं जो एक तरफ औरत के हकूक की बात करते हैं, दूसरी तरफ असद तूर जैसे जो किरदार है जो शिफा यूसुफजई पर घटी और गलीज इल्जामात लगाते हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये दौरा मेयार है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे, अगले हुकूमत के लिए जो है वो 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। और ये हुकूमत कल जो होने जा रहा है, जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है, होता है नहीं होता, उसमें हुकूमत की तादाद पूरी होती है नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को साथ कोई ऐसे 2-3 लोग चाहिए जिनका एक सियासी कद काट वो हो कि इमरान खान साहब, अब होता क्या है जब कौमी असम्बली में हम देखते हैं को मौका आता है, ज्वाइंट सेशन का मामला आता है, इमरान खान साहब इत्तेहादियों से भी फौरन मिलने लग जाते हैं, अपने MNA से भी मिलने लग जाते हैं, मुलाकातें भी शुरू कर देते हैं। बात यह है नून लीग के अंदर मुस्तकिल तौर पे इसहाक डार और 3-4 लोग थे जो मिलते थे MNAs के साथ। अच्छा, उन्होंने डिवीजन वाइज भी तकसीम किया हुआ था कि इस डिवीजन को फलां ने देखना है, इस डिवीजन को साद रफीक साहब ने देखना है, इसको फलां ने देखना है, इसको फलां ने देखना है, यानी एक पूरा मैकेनिज्म था पॉलिटिकली। यहां पे कौन था? एक ही थे, वो थे जहांगीर तरीन। अच्छा, जहांगीर तरीन चले गए, जहांगीर तरीन के बाद कोई एक भी तहरीक इंसाफ में अब उस कद काट की शख्सियत नहीं है जो MNAs को डील कर सके, MNAs के शिकवे शिकायतें सुन सके। शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे तो बड़ी मुखालफत करते थे उनकी जहांगीर तरीन की, लेकिन उनका वो कद काट सियासी तौर पे नहीं है, उनका वो मिजाज नहीं है कि वो MNAs की बात सुने, MNAs को बिठाएं, वो अपनी शिकायत जाके बताएं। यहां में तो हालत ये है तगड़े से तगड़ा जो MNA है वो भी ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस नजर आता है, वो जाके किसको बताए। और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ज्यादातर गैर मुंतखब अफराद हैं जिनको हल्कों की सियासत का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उनके खिलाफ बात करते हुए जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कि फैसला कर लें, बल्ले वाले एक साइड पे हो जाए, दूसरे एक साइड पे हो जाए। उनको पता ही नहीं है कि जो इस वक्त जहांगीर तरीन के साथ हैं, जो उनके ग्रुप में लोग हैं, उनमें से अक्सरियत वो हैं जो आज़ाद लड़के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको टिकट जहांगीर तरीन ने दिलवाया था, जिनमें से मोस्टली जो है वो ओल्ड पोलिटिकल फैमिलीज से भी तल्लुक रखते हैं, जिनका अपना वोट बैंक है। तो इसलिए यह भी इमरान खान साहब को देखना होगा कि कौन से 3-4 लोग हैं जिनकी ये जिम्मे लगाएं कि वो MNA से मिला करें, और फिर जब तादाद पूरी करनी हो तो वो उनको बुलाया करें, लाया करें। तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है तहरीक इंसाफ के लिए, और अगर इनको शिकस्त होती है जॉइंट सेशन में तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो कल के इजलास के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।